1811 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। नमस्कार, 9 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता। आज प्रणब मुखर्जी के पिटारे से क्या कुछ निकलने वाला है, इस पर सारे देश की निगाहें और इसी पर हम चर्चा करेंगे। और अमृता जी के साथ मैं हूं वंदना मित्तल। अब से ठीक 2 घंटे के बाद वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी नई सरकार का पहला आम बजट पेश करेंगे। 11 बजे प्रणब दा लोकसभा में खोलेंगे अपना पिटारा। प्रणब के पिटारे से देश के हर शख्स ने काफी उम्मीदें लगा रखी हैं। सीएनईवी पर हम आपको प्रणब मुखर्जी का बजट भाषण लाइव सुनवाएंगे। बजट से जुड़ी पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा दिल्ली और मुंबई, लखनऊ, जयपुर समेत तमाम बड़े शहरों से हमारे संवाददाता बताएंगे लोगों की बजट से क्या उम्मीदें हैं। इसके अलावा हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे देश के लोगों को क्या क्या सौगात दे सकते हैं प्रणब दा। तो शुरू करते हैं बजट पर अपना खास कार्यक्रम प्रणब का पिटारा। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं दिल्ली से अपने संवाददाता राघवेंद्र से। राघवेंद्र, काफी उम्मीदें लोगों की जुड़ी हुई होंगी दिल्ली के लोगों से। क्या मुख्य उम्मीदें हैं जो इस बार बजट से जुड़ी हुई हैं? तो आज वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी अपना बजट पेश करने वाले हैं। काफी उम्मीदें लोगों की बजट से जुड़ी हुई हैं। रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, शेयर बाजार, हर सेक्टर की उम्मीदें इस बार बजट से जुड़ी हुई हैं कि क्या कुछ खास इस बजट में होने वाला है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपनी संवाददाता मानवी से। मानवी, दिल्ली के लोगों की क्या उम्मीदें हैं इस बार बजट से? जी वंदा, इस बार आम बजट में ज्यादातर जो दिल्ली में जो लोग हैं उनकी मांग है कि महंगाई दर तो कम हो रही है, मगर जो खाद्य पदार्थों की जो चीजों की जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, उस पर काबू पाना बेहद जरूरी है। साथ ही सबसे बड़ा मुद्दा आया है आयकर में वो छूट चाहते हैं। अगर हम उद्योगपति की बात करें तो उद्योगपतियों को फ्रिंज बेनिफिट टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स को हटाने की मांग रख रहे हैं और एसटीटी को भी हटाने की मांग रखी जा रही है। और इंडस्ट्रीज की मुख्य उम्मीदें होंगी कि उत्पाद शुल्क को कम किया जाए ताकि मंदी से जूझती इस अर्थव्यवस्था में जहां मांग काफी घट गई है उसको बढ़ाया जा सके। जी वंदा, इस समय मैं फिक्की में मौजूद हूँ। यहाँ पर 11 बजे से सभी उद्योगपतियों की हलचल शुरू हो जाएगी। बजट यहाँ पे भी बजट का लाइव जाएगा और इस बार जो उत्पाद शुल्क है वो कम करने की मांग रखी जा रही है, लेकिन फिजिकल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा इतना ज्यादा है इस बार बजट में, तो इस बार थोड़ा अभी अटकलें लगाई जा रही है। हो सकता है ये इस बार के बजट में उत्पाद शुल्क कम करा भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। खैर, उद्योगपति तो पूरे तरीके से आश्वस्त हैं कि प्रणब मुखर्जी उनका साथ देंगे। जी मानवी, ये बताइए कि क्या किसी उद्योगपति से या फिर किसी कॉर्पोरेट जगत की बड़ी हस्ती से आपकी इस वक्त बातचीत हुई है? किस तरह की उम्मीदें आज वो प्रणब मुखर्जी से लगा रहे हैं? जी अमृता जी, इस वक्त तो फिक्की में अभी उद्योगपति नहीं मौजूद हैं। वो यहाँ पे 10:30-11 बजे से दस्तक देना शुरू करेंगे, लेकिन हाँ, लगातार बजट से जुड़ी मेरी सभी उद्योगपतियों से बात हुई है। सुनील भारती मित्तल, वीनू राजगोपाल दूत, हर्षपति सिंघानिया, इन सभी का कहना है कि इनकम टैक्स में छूट के साथ साथ जो फ्रिंज बेनिफिट टैक्स है और जो कॉर्पोरेट टैक्सेस लगते हैं उन सभी को हटाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही जीएसटी को भी लागू करने की मांग करी जा रही है। जी अमृता जी। जी बिल्कुल मानवी, लेकिन यहाँ पर एक और खास बात है। अगर हम बजट 2008-9 की बात करें तो जो सैनवेट था उसे घटाकर 16% से घटाकर 14% कर दिया गया था। क्या इस बार उद्योगपति उम्मीद लगा रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को थोड़ा सा बूम देने के लिए जो सैनवेट है उसमें थोड़ी कमी की जाए? जी वंदा, ये आप बिल्कुल सही कह रही है। उद्योगपतियों ने तो मैं बार बार यही कहना चाहूंगी कि राजकोषीय घाटा बहुत ज्यादा है उद्योगपतियों का, कि यही मांग है कि इसमें कमी की जाए, लेकिन प्रणब मुखर्जी पे बहुत ज्यादा दबाव है। उन्हें अपना राजकोषीय घाटा भी देखना है। इस वजह से अभी कुछ कहना मुश्किल होगा कि इसमें कमी होगी भी या नहीं। उन्होंने उद्योगपतियों को तो आश्वस्त किया है अपनी बैठकों में कि इसमें कमी की जाएगी, मगर अभी बहुत ज्यादा उम्मीद लगाना ठीक नहीं है। जी वंदा।
जी, इसके अलावा आम लोगों की राय बताने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राघवेंद्र द्विवेदी हैं। राघवेंद्र, आम लोग क्या क्या उम्मीदें कर रहे हैं? घर के लोन के बारे में उनकी उम्मीदें क्या हैं? दूसरा जो सामान है उनके बारे में उनकी उम्मीदें क्या हैं? टैक्स को लेकर उनकी उम्मीदें क्या हैं? देखिए अमृता, जो बजट आज पेश किया जाएगा प्रणव दा के द्वारा, सबसे ज्यादा उनका जोर रहेगा कि संकट, जो आर्थिक संकट बना हुआ है उससे उभरने के लिए जो उपाय हैं उनकी चर्चा करेंगे, उनकी घोषणा करेंगे। और जो आम जनता की जहां तक बात है, जो मध्य वर्गीय और परिवारों की बुनियादी जरूरतें होती हैं, वो उनमें बहुत ज्यादा रियायत मिलेगी, इसकी उम्मीद करना लगभग बेमानी होगा। क्योंकि हाल ही में जिस तरह पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है, कहीं ना कहीं एक वैश्विक स्तर पर जो दबाव है, अर्थव्यवस्था का जो हाल है, उसमें बहुत ज्यादा रियायत मिलेगी, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन ये जरूर ध्यान रखा जाएगा प्रणव दा की तरफ से कि ऐसे उपाय तलाशे जाएंगे, वो तमाम बातों का जिक्र होगा बजट में, जिससे आर्थिक संकट का जो दौर है वो खत्म हो, उससे उभरा जा सके। साथ ही साथ पब्लिक सेक्टर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात करें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, हाउसिंग सेक्टर में बहुत ट्रैक से जो उतर चुका है मामला, उसको ठीक करने के लिए भी कोशिश की जाएगी, घोषणा की जा सकती है। साथ ही साथ सरकार की तरफ से जो लोक लुभावनी योजनाएं थी पिछले जो यूपीए के कार्यकाल में देखा गया, चाहे वो नरेगा की बात करें, चाहे ग्रामीण योजनाओं का आवंटन है, उस पर भी बढ़ सकता है खर्चा। और ऐसे में सरकार चाहेगी कि सड़क, पुल से लेकर तमाम सेक्टरों में, तमाम सारी चीजों में ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के हित की बात की जाए। तो ये एक बड़ा अहम फैसला होगा कि आज वो किस तरह से लोगों को सहूलियत और रियायत देने की बात कर रहे हैं। जी, तो अब तो कुछ ही घंटे रह गए हैं, प्रणब के पिटारे से क्या कुछ निकलता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन आम आदमी की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। राघवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। बस कुछ ही देर में संसद में आम बजट प्रणब मुखर्जी लेकर आने जा रहे हैं। इस बजट में कर प्रणाली को लेकर वित्त मंत्री क्या ऐलान करते हैं, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। वित्त मंत्री देश की मौजूदा कर प्रणाली को जटिल मानते हैं और आर्थिक सर्वेक्षण में कर प्रणाली में सुधार करने की जरूरत बताई गई थी। तो आइए देखते हैं किस तरह के सुधार हो सकते हैं। वित्तीय अनुशासन के लिए जिन दो चीजों की सख्त जरूरत है, उनमें कर ढांचे में सुधार पहले नंबर पर आता है। ये मानना है देश के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी का। आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट पेश करते हुए प्रणब दा ने दो टूक कहा कि 90 के दशक में कर ढांचे में सुधार के लिए कई कदम उठाए गए, लेकिन आज हालात बिल्कुल बदल चुके हैं और गंगा उल्टी बह रही है। सर्वे रिपोर्ट की माने तो टैक्स ढांचे में बड़े सुधार की मुकम्मल तैयारी है। सरकार का मुख्य मकसद टैक्स प्रणाली को सरल बनाना है। अगर सरकार आर्थिक सर्वे के एजेंडे के हिसाब से काम करती है तो एफबीटी, सीटीटी, एसटीटी, डिविडेंड ट्रांजैक्शन टैक्स, सरचार्ज और सेस जैसे कई टैक्स का योग खत्म हो सकता है। सर्वे में इन टैक्सेस को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने की सिफारिश की गई है। कहने की जरूरत नहीं है कि इस तरह के टैक्सेस के वजूद में आने के बाद से ही करदाताओं की नाक में दम कर रखा है। एफबीटी एक तरह का अनुमानित टैक्स है, जिसके तहत एम्प्लॉयर की ओर से कर्मचारियों को कुछ बेनिफिट दिए गए मान लिए जाते हैं। एफबीटी का चौतरफा विरोध हो रहा है। यही किस्सा एसटीटी, आयकर पर लगने वाले सरचार्ज और एजुकेशन सेस के साथ भी है। टैक्स पर टैक्स लगाने का आखिर क्या मतलब हो सकता है? एफबीटी खर्च पर लगने वाला टैक्स है, जबकि एसटीटी लेन देन पर लगता है। लिहाजा आमदनी हो या नुकसान, आपको हर सूरत में टैक्स चुकाना होता है। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इन टैक्सेस से सरकारी खजाने को जितना फायदा नहीं होता, उससे ज्यादा परेशानियां सरकार को उठानी पड़ती हैं। सर्वे में डीटीटी में संतुलन पर जोर दिया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आमदनी पर दोहरा कराधान न लगे। टैक्स सुधार के एजेंडे का एक हिस्सा इस बार के केंद्रीय बजट में पेश किया जा सकता है, जबकि अगले साल आने वाले नए डायरेक्ट टैक्स कोड में दूसरी बातों को जगह मिल सकती है। इन सब के अलावा इनकम टैक्स की छूट की सीमा को 1.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख करने की मांग भी उठ रही है। सरकार प्रत्यक्ष करों के अलावा अप्रत्यक्ष करों के ढांचों में भी सुधार लाना चाहती है। मौजूदा समय में मुख्य तौर पर 3 अप्रत्यक्ष कर लगते हैं: 10% सर्विस टैक्स, 8% सनवैट, 12.5% वैट। सरकार अगले साल अप्रैल से इन तीनों को हटाकर सिर्फ एक गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी लगाना चाहती है। कस्टम ड्यूटी घटाने पर भी सरकार विचार कर रही है। जाहिर है कि टैक्स ढांचे की जटिलताओं से जितना आम आदमी परेशान है, उतना ही परेशान सरकार भी है। सरकार खजाने पर किसी तरह के आघात को सहन करने की स्थिति में तो नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि वो आम आदमी की और खुद की मुश्किलें आसान बनाना चाहती है। और इस पर बातचीत करने के लिए प्रणब मुखर्जी के बजट कैसा होगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ श्री राम खन्ना जी, वरिष्ठ अर्थशास्त्री, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं।
खन्ना साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले यही कि इस वक्त प्रणब मुखर्जी बहुत ही टाइट रोप पर चल रहे हैं। उनके सामने राजस्व घाटे को कम करने की चुनौती है, उनके सामने आम जनता का दिल खुश करने की चुनौती है और मंदी से भी निपटने की चुनौती है। आप इन चुनौतियों में क्या देख रहे हैं? कितना संतुलन बिठा पाएंगे प्रणब मुखर्जी? देखिए, बहुत मुश्किल परिस्थिति है। खर्चे बड़े हैं। पे कमीशन की रिकमेंडेशंस के कारण जो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो 1.5 गुना करीब बढ़ गया है। बजट डेफिसिट पहले से ही आगे है और मंदी के इस दौर में एक्साइज ड्यूटीज, कस्टम्स ड्यूटीज को बढ़ाने से कोई खास फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं है। इसलिए लगता ऐसे है कि ये पॉसिबल है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग का रूट जो है वो इस साल चलेगा और उससे आने वाले समय में कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन का जो खतरा है आज की तारीख में वो बढ़ सकता है। मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे विकल्प हैं गवर्नमेंट के पास जिससे कि ज़्यादा टैक्स किए जाएं। चारों तरफ से आवाज़ें आ रही हैं टैक्स कम करो कम करो कम करो, परंतु वित्त मंत्रालय के ऑफिसर कह रहे हैं और पैसा लाओ और पैसा लाओ और पैसा लाओ। तो ये एक टाइट रोप वॉक प्रणब दा करेंगे आज। तो ये किस करवट से ऊँट बैठता है ये ध्यान से देखना पड़ेगा। जी, बस 2 घंटे का वक्त रह गया है और बहुत ही ध्यान से देखना है वंदना कि क्या करते हैं प्रणब मुखर्जी। लेकिन हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आम आदमी और मध्य वर्ग को क्या क्या रियायतें मिलनी जा रही हैं, क्योंकि हर किसी की उम्मीद है प्रणब मुखर्जी से। जी बिल्कुल, लेकिन इस बार एक खास बात देखी जा रही है कि एम फैक्टर हमारी इकोनॉमी पे बहुत हावी है। महंगाई, मंदी, मानसून, और देखना होगा कि एम फैक्टर से कैसे निपटते हैं प्रणब मुखर्जी। जी, इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा विराम। विराम के बाद बातचीत जारी रहेगी। खन्ना साहब, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। विराम के बाद आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम प्रणब के पिटारे में। और आज प्रणब दा का पिटारा आपसे कुछ ही देर बाद खुलने वाला है और हम जानेंगे कि उनके पिटारे में किस किस के लिए क्या कुछ खास है, किन किन उम्मीदों के साथ लोग इस पिटारे को देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से हमारे संवाददाता राघवेंद्र और मुंबई से जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला। जुड़ते हैं संदीप से और जानते हैं संदीप, मुंबई आर्थिक राजधानी कही जाती है देश की, क्या क्या आर्थिक उम्मीदें इस बार बजट से जुड़ी हुई हैं? देखिए, आज उम्मीदों की बात की जाए, जिस तरह से ममता दीदी ने काफी कुछ जो है दिल खोल कर जो है लोगों को बांटा है उनके अपने पिटारे से बजट के दौरान, तो ऐसे में 15,000 करोड़ रुपए जो उन्होंने अपने रेल मंत्रालय के लिए लिया, तो सबसे पहला जो प्रणब दादा की अगर बात की जाए, प्रणब मुखर्जी पर जो है सबसे पहली जिम्मेदारी होगी कि वो जो खाली पड़े जो खजाने हैं उनको फिर से कैसे भरा जाए। उसके साथ साथ सिर्फ उनके सामने वित्तीय बचत पेश करना ही नहीं उनके सामने चुनौती है, उनके साथ साथ चुनौती होगी कि जिस तरह से शेयर मार्केट में जो गतिरोध आया था, जिस तरह की परिस्थितियां बदली थी, उसके बाद दूसरी तरफ देखा जाए तो जो जरूरी चीजें, जो मूलभूत सामग्री है, उन पर भी जो है अंकुश लगाया जाए। मैं खड़ा हूं यहाँ शेयर मार्केट पर, यहाँ साफ तौर पर देख सकते हैं काफी कुछ उम्मीदें हैं इस शेयर बाजार को जो है आप प्रणब दादा से कि आज जब वो बजट जब वो पेश करेंगे, ऐसी स्थिति में जो है किस तरह की बातें आती हैं, किस तरह की चीजें सामने आती हैं और उसके बाद जो है बजट को लेकर क्या तैयारियां होती है। अगर शेयर मार्केट की उम्मीदों की हम बात करें तो जो मुख्य उम्मीद है, उनकी जो मुख्य मांग है वो ये है कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इसको हटाया जाए, जबकि इसकी लिमिट काफी कम है। अगर हम बात करें सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की तो कुल कारोबार का सिर्फ 0.125% उन्हें देना पड़ता है, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि इसको पूरी तरीके से हटा दिया जाए। लेकिन एक और खास बात जो पिछली बार बजट में देखने को मिली थी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो कि बढ़ा दिया गया था 10 से 15% को, एक बड़ा झटका शेयर बाजार को लगा था और बजट के फौरन बाद शेयर बाजार गिर गया था। क्या इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को सरकार कुछ कम करेगी? बिल्कुल, हम मेरे साथ एक वरिष्ठ इस मामले में जानकार हैं, मैं उनसे बात करता हूं। शॉर्ट गेन को लेकर जिस तरह की बातें आ रही हैं, उस पर अगर टैक्सेस कम होते हैं तो किस तरह का मार्केट पर किस तरह का उसका असर पड़ेगा?
बहुत अच्छा असर पड़ेगा, क्योंकि उतना टैक्स कम हो जाता है। और जो 1 महीना, 15 दिन, 2 महीना, 3 महीना, जैसे हम अब देख रहे हैं कि नए नए अच्छे IPOs आने वाले हैं, तो बहुत लोगों की स्ट्रेटेजी रहती है कि ऑन लिस्टिंग गेन्स ले लेते हैं, तो वहाँ वो सब लोगों के लिए वो बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है, आज अगर बात की जाए प्रणब मुखर्जी की, जब वो बजट पेश कर रहे होंगे तो उनको सबसे ज्यादा, अगर शेयर मार्केट के नजरिए से देखा जाए, सबसे ज्यादा किन किन सेक्टर्स पे ध्यान देना होगा और किन सेक्टर्स के लिए जो है किस तरह की राहत दे जिससे कि शेयर मार्केट जो कि बहुत दिनों तक काफी कुछ डाउन रहा है उसमें कुछ सुधार आ सके। बट जैसे इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद जो रिएक्शन बाजार में आया, बहुत पॉजिटिव रिएक्शन रहा है। और जैसे रेलवे बजट आया है, उसमें बहुत सारे अनाउंसमेंट हुए, जैसे स्टेशंस नए बनने वाले 50, वैगन्स 18,000 गवर्नमेंट परचेस करने वाली है, लैंड उनके डेवलप होने वाले हैं। तो ये सब लेके इंडस्ट्री को फायदा होगा, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसको लेके जो इंफ्रास्ट्रक्चर लिंक स्टॉक्स है, सीमेंट है, पेंट्स है, मेटल है, वो सब साथ में चलेंगे, वहाँ सबको उसका फायदा मिलेगा। और वैसे ही ये बजट में भी, जैसे आपने कहा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, अब वहाँ कुछ कटौती होती है, तो जिनकी रोलिंग होती है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, तो ऑल रोलिंग बढ़ेगी, वो मार्केट के लिए अच्छा रहेगा। STT हमारा ये है कि वो शायद जाएगा, तो वो भी जो डे ट्रेडर रहते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए वो अच्छा है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो बिल्कुल अमृता जी, देखिए एक चीज तो साफ है कि आज जब प्रणब मुखर्जी बजट पेश कर रहे होंगे, लोगों की मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ टैक्स के साथ साथ शेयर बाजार का भी खासकर ख्याल रखना होगा कि उनके उस बजट से ही जो है शेयर बाजार की कुछ उम्मीदें जुड़ी हुई हैं कि वो शेयर बाजार का जो अंकों का जो गणित है वो ऊपर जाए या नीचे आए। जी, शेयर बाजार के लोगों की निगाह जरूर रहेगी, लेकिन आम आदमी भी इसमें निगाह गड़ाए हुए है कि उसे क्या मिलता है। देश की आम जनता वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी से काफी उम्मीदें लगाए बैठी हुई है। प्रणब दा आम आदमी के लिए बजट में क्या खास लेकर आने वाले हैं, या क्या होना चाहिए आम आदमी के लिए इस बजट में, जानते हैं आम आदमी की जुबान से। जो बजट है, बजट में घरेलू चीजें और डेली यूज आने वाली चीजें जैसे पेट्रोल हो गया, राशन में चीनी, आटा, दाल, तेल, इन चीजों के दाम तो कम होने चाहिए, और भी जो डेली यूज की बहुत सारी चीजें हैं उनके दाम भी कम होने चाहिए, ताकि जो गरीब वर्ग है उसका गला ना दबाया जाए। महंगाई का जो ज्यादातर असर पड़ता है वो गरीबों पर ही पड़ता है। सरकार को चाहिए कि ऐसा बजट पेश किया जाए जो गरीबों के लिए बहुत अच्छा हो। गरीबों के लिए सरकार को चाहिए कि जैसे ये जो महंगाई बढ़ रही है इस पे कंट्रोल किया जाए। इंडस्ट्री का ग्रोथ जो है बहुत नीचे जा रहा है, जिससे लोग बेरोजगार हो रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, फैक्ट्री मालिकों के हाथ खड़े हुए हैं। अगर सरकार ने इंडस्ट्री को बचाना है तो सरकार को चाहिए कि कम से कम टैक्स करे और कोई फैक्ट्रियों के लिए कोई ऐसा पैकेज तैयार करे ताकि जो फैक्ट्रियां अपना वजूद बचा सकें। सरकार थोड़ी मदद तो करे, राशन पानी थोड़ा कम करे, सब्जी कम करे तो अपन ऐसे ले सकें। इस तरह से यदि बढ़ानी है तो और किन्हीं आइटमों में कम किया जा सकता है। रसोई गैस जैसी आवश्यक चीज या पेट्रोल डीजल जैसी आवश्यक चीजों में कीमत बढ़ा के ये अतिरिक्त बोझ हम लोगों के ऊपर पड़ता है और इसमें हम लोगों को परेशानी होती है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अर्थशास्त्री श्रीराम खन्ना साहब मौजूद हैं। खन्ना साहब, अभी आपने आम जनता की भी राय सुनी और मार्केट की एक्सपेक्टेशंस भी सुनी। आपको क्या लगता है, प्रणब दा मार्केट के एक्सपेक्टेशंस पर ज्यादा खरे उतरेंगे या उनकी निगाह में आम जनता की मुश्किलें ज्यादा रहेंगी? मुझे लगता है कि काफी सिचुएशन ऐसी है कि मार्केट की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, चौतरफा एक्सपेक्टेशंस हैं, टैक्स कम करो, बेनिफिट दो। ये ट्रेड और इंडस्ट्री की, उद्योगपतियों की और व्यापार करने वालों की और फाइनेंशियल मार्केट से जो जुड़े हुए हैं ऑपरेटर्स हैं, ये उनकी एक्सपेक्टेशंस है। और यहीं से ज्यादातर टैक्स इकट्ठा होता है, कस्टम्स ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटीज। और जो सैलरीड लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारी इनकम टैक्स की सीमा बढ़ाइए, उससे क्या होगा, टैक्स और कम होगा। ऐसे वातावरण में जहां पर और टैक्स लगाने चाहेंगे वित्त मंत्री,
एक्सपेक्टेशंस कह रही है टैक्स कम करो, तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ा बहुत कम किए भी जाएंगे तो उससे जो डेफिसिट है वो बढ़ेगी, और जो मुझे ऐसा लगता है कि बिना डेफिसिट के ये गवर्नमेंट चल नहीं पाएगी, और उसको फाइनेंस करने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है, और वो भी एक कंट्रोवर्शियल चीज है, क्योंकि ये देखा गया है कि प्राइवेट कंपनीज के हाथ में दे देना कोई पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं होगा। पब्लिक जी खन्ना साहब, यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगी इकोनॉमिक सर्वे की। अगर इकोनॉमिक सर्वे की हम बात करें तो 6 महीने का फाइनेंशियल लेखा जोखा होता है, एक गाइडलाइन होती है बजट प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन आपको क्या लगता है जो संकेत इकोनॉमिक सर्वे में दिए गए उनका कुछ प्रभाव इस बजट में देखने को मिलेगा? क्योंकि अगर हम इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो विशुद्ध इकोनॉमिक्स पे बेस्ड होते हैं, जबकि हम बजट की बात करें तो वो पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के अंडर में आता है। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे एक ओवरव्यू है पूरी इकोनॉमी का फैक्ट्स और फिगर्स के साथ। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जब बजट बनाती है तो तमाम आर्थिक व्यवस्था के क्षेत्रों के जो आंकड़े हैं उस बरस के 2008-2009 के और उसके पीछे के उनको एक न्यूट्रल पॉइंट से रखा जाता है, कि ये बताता है कि जो बजट बनाने वाले लोग हैं वो पिछले एक साल को क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, और आंकड़े क्या हैं जो उनकी टेबल पर हैं जब वो बजट बनाएंगे, और इससे आगे जाने के लिए कई रास्ते खुले हैं। बजट केवल इतना बताएगी कि उन रास्तों में इन लोगों ने कौन सा रास्ता चुना। तो हमें यह पता है कि बजट जिस बेस पर खड़ा है वो इकोनॉमिक सर्वे है। जी। उसमें टैक्सेस कितने आए, कितने खर्च हुए, इकोनॉमी में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैसे गया, कैपिटल मार्केट्स में फ्लो क्या आया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स क्या हुई, वो सारा जो व्यापक स्वरूप है डोमेस्टिक इकोनॉमी का और एक्सटर्नल इकोनॉमी का, कैपिटल अकाउंट के और करंट अकाउंट के इनफ्लोस, डॉलर का रेट इत्यादि, वो सब कुछ इकोनॉमिक सर्वे इतनी मोटी किताब है। यदि आप उस किताब को पढ़ के समझ लें तो आपको भारत की अर्थव्यवस्था पर एक ओवरव्यू मिल जाएगा, उससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। जी बिल्कुल खन्ना साहब, आपने बहुत अच्छी बात की कि जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो एक मोटी किताब है, और अगर बजट को कहा जाए तो इस मोटी किताब का इंडेक्स है। इस पर हम अपनी चर्चा लगातार जारी रखेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो से हमारे वरिष्ठ अर्थशास्त्री खन्ना साहब, श्रीराम खन्ना, और साथ ही जुड़े हुए हैं दिल्ली से हमारे रिपोर्टर राघवेंद्र, और मुंबई से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं संदीप शुक्ला। इस बजट के बारे में पल पल की खबर हम आपको देते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। विराम के बाद आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। एग्रीकल्चर सेक्टर, रियल एस्टेट, एजुकेशन सेक्टर, सभी सेक्टर को काफी उम्मीदें हैं इस बजट से। एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या क्या उम्मीदें हैं, इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ अर्थशास्त्री श्रीराम खन्ना साहब, और साथ ही में मुंबई में विदर्भ के किसानों की क्या उम्मीदें हैं ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से संदीप शुक्ला। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि देश भर के किसानों को बजट से क्या उम्मीदें हैं। डीजल सस्ता होना चाहिए, चलो आपका जो खाद सस्ता होना चाहिए, और बहुत सी समस्या है कि उसमें अपन को वो मिलना चाहिए लाभ, कुछ लाभ तो अपन मिलता ही नहीं उसमें। खेती के पूरे प्रयोग में डीजल चाहिए, बुआई में डीजल चाहिए, हर काम में डीजल चाहिए। तो आप बजट से चाहते हैं? बजट से चाहते हैं डीजल सस्ता होना चाहिए था, हम किसान लोग। खाद है जो सस्ता होना चाहिए, गवर्नमेंट सब्सिडी मिलना चाहिए किसानों के लिए, सबसे बड़ी चीज ये है। और दूसरी बात ये, गवर्नमेंट जब समय आता है तो बिजली नहीं मिल पाती है किसानों को। बजट से ये है कि बिजली मिले और खाद बीज में सब्सिडी मिले। हर चीज की सहूलियत देने चाहिए, जैसे किसानी के काम में जो है डीजल है, घासलेट है, और जो है खाद है, ये चीजों की जो है देने चाहिए ना, रात कम किया जाए, ये बहुत ज्यादा है। बजट में सरकार से ये चाहते हैं सर कि गरीबों के लिए इतना फायदा होना चाहिए कि दाल, चावल, तेल, मट्टी का, घासलेट का, हर चीज में कुछ सहूलियत तो होना चाहिए ना। अब बजट आ रहा था, अब इसमें अब क्या उम्मीद, गरीब क्या उम्मीद रखे, कुछ भी उम्मीद नहीं रख सकता गरीब तो। मतलब जो मिल जाए वो खा ले, बेचारा नहीं मिला तो मतलब जो है पड़ा आपने। खाद बीज टाइम से मिलना चाहिए, सब्सिडी होनी चाहिए, और बिजली को सुधार होना चाहिए काश्तकार के लिए, तो ऐसा ही है। किसान ने सारी मुश्किल, ना बिजली आवे, ना पानी आवे, ना डुप्लीकेट मिलू, जैसे किसान तो सारी मुश्किल है। देखो जी, पंजाब का किसान
ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਜੀ ਤੇ ਲਾਈਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਪਾਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੰਮ ਟੁੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਰਾਹਤ ਆ ਸਕੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ जट ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ अब कुछ नहीं बच रहा जी। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ अर्थशास्त्री श्रीराम खन्ना। खन्ना साहब, इस बार हमने जो राय सुनी किसानों की, सबने एक सुर में सिर्फ एक ही बात कही कि बिजली और पानी एक बड़ी समस्या है। अगर हम बजट 2008-9 की बात करें तो सिंचाई परियोजनाओं के लिए खासा आवंटन किया गया, लेकिन असिंचित क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए कोई ध्यान नहीं दिया, कोई प्राथमिकता नहीं दी गई। क्या आपको लगता है कि इस बार बजट में इसको कुछ प्राथमिकता मिलेगी? देखिए, कृषि का जो उत्पादन है पिछले सालों में कम रहा है, 1 से 3% के बीच में वेरिएशन हुई है, और भगवान की कृपा दृष्टि कहिए कि अभी मॉनसून फेल नहीं हुआ है। जिस साल मॉनसून फेल होता है ये ग्रोथ जो है और भी कम हो जाता है। इसका कारण केवल एक है, उसका कारण है कि देश का बहुत बड़ा सिंचाई जो है हिस्से में नहीं होती है और किसान बारिश के ऊपर निर्भर है। मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट जो एग्रीकल्चरल है, मॉनसून ना समय पर आए, ज्यादा आए, कम आए, बाढ़ आ जाए, उस सबसे प्रभावित होता है। और इसके लिए कोई जादू की छड़ी प्रणाली आपके पास नहीं है कि वो अपना खोलेंगे पैकेट और छड़ी घुमाएंगे और किसान खुशहाल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसमें कई बरस लगेंगे। किसान इस समय एक एग्रेरियन क्राइसिस के थ्रू गुजर रहा है। जो किसानों की आत्महत्याएं हुई हैं देश भर के प्रदेशों में, खासकर विदर्भ में। आत्महत्या की बात की खन्ना साहब, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर उठता है। पिछली बार जो बजट की बात की जाए तो 60,000 करोड़ के कर्ज माफ किए गए थे, लेकिन उसका जो लाभ है वो उन किसानों तक नहीं पहुंचा जो कि आत्महत्या करते हैं। उनका लाभ उन किसानों पर पहुंचा जो कि बैंक के डिफॉल्टर हैं। और अगर विदर्भ की बात की जाए तो 40% किसानों को इसका लाभ मिला, जबकि जो किसान छोटे हैं, मझोले हैं, वो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से नहीं बल्कि नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से कर्ज ज्यादा लेते हैं। देखिए, जो सौंप दिया गया 60,000 करोड़ रुपए का, वो कर्ज माफी का था। कर्ज माफी उस तरह है जिस तरह जी आपके सिर में बहुत दर्द है और आपको सिर दर्द की दवाई खिला दी गई, और सिर दर्द की दवाई खिलाने से सिर दर्द तो चला जाएगा, परंतु आपकी सेहत नहीं बनेगी, आप दौड़ने नहीं लगेंगे, आपके पट्टे नहीं बड़े हो जाएंगे। इसी प्रकार ये जो पैलेटिव्स हैं, ये जो मदद है, ये शॉर्ट टर्म की मदद है, मोमेंट्री रिलीफ की मदद है। परंतु किसान को चाहिए कि कृषि के क्षेत्र में उन्नति के लिए नई किस्म के बीज, हायर प्रोडक्टिविटी, इरिगेशन, सड़कें, मंडियों का विकास, किसान को बढ़िया दाम मिले। जी बिल्कुल खन्ना साहब, आपने बहुत ही अच्छी बात की कि शॉर्ट टर्म मेजर्स अभी तक गवर्नमेंट उठाती आई है, उसे लॉन्ग टर्म के लिए सोचकर कुछ स्टेप आगे बढ़ाने होंगे, कुछ कदम उठाने चाहिए जो कि ठोस हो, जो किसानों को ठोस लाभ पहुंचा सके। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं संदीप शुक्ला। संदीप, विदर्भ की बात की जाए तो सबसे ज्यादा देश में अगर किसानों ने आत्महत्या कहीं की है तो वो की है विदर्भ में, और सरकार ने जो कर्ज माफी की थी उसका लाभ पूरी तरह से वहां पर नहीं पहुंच सका। 30 लाख में से सिर्फ 12 लाख किसान ऐसे हैं जो कि इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से, बैंकों से लोन लेते हैं, उनको फायदा पहुंचा। वहां के किसानों को इस बार क्या उम्मीदें हैं सरकार से? देखिए, अगर विदर्भ के किसानों की बात की जाए, कि विदर्भ क्या पूरे महाराष्ट्र के किसानों की बात की जाए तो उनके हल और हालात दोनों बिगड़े हुए हैं। तो उम्मीदें हैं प्रणब मुखर्जी से कि अगर वो पूरी तरह से उन पर ध्यान देते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे किसान हैं जिनका जो कर्ज है वो बैंकिंग सेक्टर से नहीं, वो साहूकारों से उनके कर्ज को लेकर उनकी दिक्कतें थी और इसी को लेकर उन्होंने आत्महत्याएं की। लेकिन आत्महत्याओं की सबसे बड़ी वजह जो रही है उसमें सिंचाई को लेकर पानी नहीं मिल पाना, उसके साथ साथ बीज नहीं मिल पाना, और सही ढंग से जो उर्वरक क्षमता है खेतों की वो नहीं उत्पन्न कर पाना। तो ऐसी स्थिति में काफी कुछ जो जल परियोजनाओं की जो बात होती रही है उसको लेकर उम्मीदें हैं कि विदर्भ के किसानों को उस पर एक सूखा को लेकर काफी कुछ बात उठती रही, काफी कुछ विवाद उठते रहे। तो ऐसे में सबसे बड़ी जो दिक्कत उनके लिए होगी कि वो नहरों और पानी का इंतजाम किया जाए सिंचाई के लिए, उसके साथ साथ कुछ अलग से ट्रेनिंग कैंप रखे जाएं, कुछ और उन्हें जो है सुविधाएं दी जाएं जिससे जो है उनकी उत्पादन क्षमता को जो है बढ़ाया जा सके। और उसके साथ कर्ज की जो बात है, कर्ज के साथ साथ इन
विषयों पर भी जो है विशेष ध्यान देना होगा। जी संदीप, आपने बहुत अच्छी बात की कि हल और हालात, इस पर ध्यान देना होगा, हल को गति देनी होगी ताकि हालात किसानों के सुधर सके। इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे संवाददाता संदीप अमृता जी, जो बता रहे थे कि किसानों की हालत काफी खराब है, उम्मीदें बहुत ज्यादा है, समस्याएं बहुत बड़ी हैं और दिखाओ कि इन समस्याओं का हल प्रणब मुखर्जी कैसे निकालते हैं। जी, लगातार जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में जा रहा है। दूसरे जो पिछली बार के बजट अनुमान और जो बजट पेश किया इंटरिम बजट, उसमें हमने देखा कि ग्रामीण विकास के लिए बजट में कटौती कर दी गई। उसमें हमने देखा कि फसल बीमा योजना में दिए जाने वाले प्रीमियम में कटौती कर दी गई। तो ये सब अब देखने वाली बात होगी कि अब इस बार जब फुल बजट पेश करने जा रहे हैं प्रणब मुखर्जी, तो सिर्फ राहत की बात नहीं, एक और कटौती की मैं बात करना चाहूंगी। आर्थिक सर्वे में भी संकेत दिए गए हैं कि खास सब्सिडी में कटौती की जाए। बिल्कुल, ये जो मुश्किलें हैं किसानों की, लगता नहीं कि बहुत जल्दी से हल होने वाली हैं, लेकिन फिर भी उम्मीदें कायम हैं। और अब बस कुछ ही देर में प्रणब मुखर्जी अपने बजट का पिटारा खोलने वाले हैं। संसद में वो पहुंच चुके हैं, अपने बजट की कॉपी भी उनकी पहुंच चुकी है। इस पर हम खास बातचीत जारी रखेंगे और श्रीराम खन्ना जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी उनकी खास राय जानेंगे। लेकिन फिलहाल छोटा सा एक विराम। और विराम के बाद आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम प्रणब के पिटारे में। हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी दिखाई दे रहे हैं, जो वो अपने सहयोगियों के साथ वित्त मंत्रालय से संसद भवन की ओर निकलते दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी तस्वीर में बजट की कॉपियां संसद पहुंच गई हैं। आप तस्वीरों में जिन काले बैग को देख रहे हैं, उनमें रखी हुई हैं बजट की कॉपियां। जी, और पूरे ट्रक में लगकर पहुंची हैं ये बजट की कॉपियां। ये हम कह सकते हैं कि डार्क ग्रीन कलर का ये जो बड़ा सा झोला है, इसमें है बजट की कॉपी। और अमिता जी, अभी भी ताजा खबर आई है कि प्रणब मुखर्जी संसद भवन पहुंच चुके हैं। तो कुल मिलाकर कहें कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, बस अब बिगुल बजना बाकी है। जी, बस 1 घंटे करीबन रह गए होंगे। 11 बजे से बजट भाषण शुरू होने वाला है प्रणब मुखर्जी का, तो सिर्फ 1 घंटे रह गए, इसलिए वो अब संसद भवन पहुंच चुके हैं। और जिस वक्त वो निकल रहे हैं वित्त मंत्रालय से अपने अधिकारियों के साथ, आप देख रहे हैं एक ब्रीफ केस जिसमें बजट की कॉपी है, वो उसका फोटो सेशन हो रहा है यहाँ पर। और ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ वो जब वित्त मंत्री संसद के लिए निकल रहे हैं तब की तस्वीर है, और दूसरी तरफ संसद में जो बजट की कॉपी पहुंची है उसकी तस्वीर है। लेकिन सिर्फ बजट की कॉपी ही नहीं, अब खुद वित्त मंत्री भी संसद पहुंच चुके हैं। ये जो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कुछ समय पहले की तस्वीरें हैं, जब वित्त मंत्री अपने वित्त मंत्रालय से रवाना हुए थे। और अभी खबर आई है कि वित्त मंत्री संसद भवन पहुंच चुके हैं। तो कुल मिलाकर कहें कि अमृता जी, थोड़ी देर में बस पिटारा खुलने वाला है, जिसमें घोषणाएं होंगी, पैकेजेस होंगे, राहत होगी, और आम आदमी के लिए देखना होगा कि क्या क्या होगा। लेकिन 25 साल बाद एक पूर्णकालिक बजट पेश करने जा रहे हैं प्रणब मुखर्जी, और उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। चुनौतियों का वक्त है, इसलिए और भी ज्यादा उम्मीदें और निगाहें उनके ऊपर लगी हुई हैं। सारे देश की निगाहें लगी हुई हैं। हर क्षेत्र चाहता है कि उसके लिए कोई ना कोई रियायत हो। अब देखना होगा कि किसको कितनी रियायत मिल पाती है। हालांकि क्योंकि सरकार मेजॉरिटी में है, इसलिए उसके पक्ष से ये भी बातें सामने आ रही हैं, जो इनडायरेक्ट वे में सामने आ रही हैं, कि इस बार कुछ कड़े कदम भी उठा सकती है सरकार, क्योंकि अभी तो अगले 4 साल और उसके पास रहेंगे बजट पेश करने के लिए। इस बजट के बाद ये बात आपने बहुत अच्छी की कि सत्ता का जो पहला साल होता है, कहते हैं कि हनीमून पीरियड होता है, उसमें आप कोई भी हार्ड डिसीजन ले सकते हैं। और क्योंकि जिनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे पड़े, तो देखना होगा कि क्या क्या हार्ड डिसीजन निकलकर सामने आते हैं। और खासतौर से इस बार चुनौतियां ज्यादा है सरकार के सामने। महंगाई है, मानसून की कमी झेल रही है हमारा देश, और इसके साथ साथ मंदी का दौर भी है, और जो ग्रोथ रेट है वो लगातार गिरता जा रहा है। उसको संभाल कर देश की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाना है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, इस वक्त कुछ समय पहले की तस्वीरें हैं। प्रणब मुखर्जी जब वित्त मंत्रालय से रवाना हुए थे, और अब वो संसद भवन पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, वो बजट कॉपियों की तस्वीरें हैं, जो संसद भवन के बाहर पहुंच चुकी हैं।
वंदना, इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि 1991 से लेके जब जब बजट पेश किया गया, जसवंत सिंह को छोड़ दें तो आमतौर पर जो वित्त मंत्री हैं वो किसी न किसी खास पोएट को या किसी न किसी खास राइटर को कोट करते रहे। अब ये देखना होगा कि इस बार प्रणब मुखर्जी किसी को कोट करते हैं या नहीं करते हैं। जो सबसे मशहूर कोट हुआ, जिसके बारे में बहुत चर्चा होती है, उसको 1991 में प्रधानमंत्री मनमोहन, जो आज के प्रधानमंत्री उस वक्त वो वित्त मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कोट किया था। और मनमोहन सिंह ने फ्रेंच राइटर थे विक्टर ह्यूगो, उनको 1991 में कोट किया था और कहा था, नो पावर इन ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। इसका मतलब कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। अगर किसी को आना है, जिसको आना है वो आकर ही रहेगा, कोई भी दुनिया की शक्ति उसे रोक नहीं सकती है। हम आपको बता दें कि 1991 में जिस वक्त मनमोहन सिंह ने बजट पेश किया था, उसी समय से उदारीकरण का एक दौर शुरू हुआ और इसके बाद हमने देखा कि किस तरह से हमारी ग्रोथ रेट हमेशा ऊंची नजर आती गई। अब हालांकि मंदी के दौर में कविताओं की बात की तो कुछ पंक्तियां मुझे भी याद आ रही है, सियासत की भाषा के ऊपर लिखी गई है कि जो सियासत की भाषा होती है वो हर किसी की समझ में नहीं आती, इसलिए उसके लिए कहा गया है कि सियासत की अपनी अलग जुबान है, लिखा हो इकरार तो इनकार पढ़िए। अब देखना होगा कि इकरार में क्या क्या लिखा है और वो इनकार कितना है या इकरार, ये तो बजट आने के बाद ही साफ हो पाएगा। तो वित्त मंत्री के पिटारे में क्या है, इसका बेसब्री से सभी को इंतजार है। जहां आम जनता की सबसे बड़ी चिंता है महंगाई से निपटने के लिए ठोस ऐलानों की उम्मीद कर रहे हैं, तो वहीं रियल एस्टेट डेवलपर्स को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। डेवलपर्स मंदी के भयानक मार से राहत चाहते हैं, तो वहीं आम लोग भी मकान की कीमतों को अपनी पहुंच के भीतर लाने के लेकर ख्वाहिशमंद हैं। दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में, ढूंढते हैं आशियाना, कभी देश की अर्थव्यवस्था में जान फूंकने वाले रियल एस्टेट सेक्टर पर आज मंदी की सबसे ज्यादा मार पड़ी है। मंदी ने इस सेक्टर के हालात इतने खराब कर दिए कि कीमतों में लगातार कमी करने के बावजूद खरीदार साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। ये अलग बात है कि औद्योगिक संस्था एसोचैम रियल एस्टेट सेक्टर में रिकवरी की आस लगाए बैठा है। एसोचैम की माने तो रियल एस्टेट सेक्टर में 3 महीने के भीतर सुधार हो सकता है। वजह यह है कि किफायती आवासीय परियोजनाओं की मांग में तेजी आई है और लिक्विडिटी भी पहले के मुकाबले बढ़ रही है। म्यूचुअल फंड हाउस ने रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को मार्च में 98.76 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 308.16 करोड़ रुपए कर दिया है। जाहिर है कि बाजार एक बार फिर से रियल एस्टेट सेक्टर पर भरोसा करने लगा है, पर बजट से उम्मीदें ग्राहकों को भी हैं और डेवलपर्स को भी। रियल एस्टेट की गाड़ी दोबारा पटरी पर लाने के लिए डेवलपर्स की उम्मीदें सरकार पर भी टिकी हुई हैं। डेवलपर्स चाहते हैं कि सरकार ब्याज दरों में कटौती करे ताकि ग्राहक एक बार फिर से इस ओर रुख कर सकें। वैसे भी सरकार मनी लेंडर्स पर ब्याज दर कम करने का दबाव बना रही है। सरकार ये भी चाहती है कि पुराने कर्जदारों को मौजूदा ब्याज दरों का फायदा मिले। महंगाई दर में आई कमी की वजह से भी बैंकों पर ब्याज दर घटाने का दबाव बन रहा है और बैंक लगातार पीएलआर में कटौती भी कर रहे हैं। रियल एस्टेट सेक्टर सरकार से 20 लाख रुपए तक के लोन पर मिलने वाली ब्याज छूट को बढ़ाकर 30 लाख रुपए तक कर देने की मांग कर रहा है। केंद्र में स्थिर सरकार आने से एफआईआई और एफडीआई का भरोसा भारतीय अर्थव्यवस्था पर बढ़ा है। विदेशी निवेश के चलते लिक्विडिटी की स्थिति बेहतर होगी और इससे बैंकों पर उधारी दरों में कमी करने का दबाव और बढ़ेगा। लेकिन इन सब के बीच प्रॉपर्टी की कीमतें आज भी रैशनल लेवल पर नहीं आई हैं। कहीं न कहीं ग्राहकों को ये लग रहा है कि डेवलपर्स मनमानी कीमत वसूल करने की फिराक में हैं। लिहाजा डेवलपर्स को हालात सुधारने के लिए इस ओर भी काफी गंभीरता से ध्यान देना होगा। सुधीर कुमार, सीएनईबी। और इस वक्त हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, विशेषज्ञ हैं, पूर्व निदेशक हैं आईटीडीसी के, जिनका नाम है अरुण गोपाल अग्रवाल साहब। अग्रवाल साहब, आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अभी हमने दिखाया ये रियल सेक्टर की उम्मीदों की बात। इस समय रियल सेक्टर जब से मंदी आई है सबसे ज्यादा उसके असर में है और रियल सेक्टर को उबारने के लिए तरह तरह की कोशिशें सरकार की तरफ से पहले भी होती रही हैं। बजट से पहले भी सरकार ने कई राहत देने की कोशिश की, लेकिन जो बैंक्स हैं वो बेहद डरे हुए हैं। आज के बजट में आम आदमी की जेब भरने की क्या कोशिश करेगी सरकार ताकि रियल सेक्टर में बूम आ सके या रियल सेक्टर मंदी के दौर से उबर सके? देखिए, ऐसा है कि रियल सेक्टर की प्रॉब्लम्स एक तो बिल्डर्स की हैं, क्योंकि बिल्डर्स भी जो अपने फ्लैट्स बना रहे हैं उनमें से ज्यादातर उनका जो रुपया है वो उधारी का है।
उस केस में जो अगर बैंकों ने उनको फर्दर फंडिंग बंद कर दी है या उनको उधार पे रुपया नहीं मिल रहा है तो उनके ऊपर प्रेशर है कि वो अपने माल को जल्दी से जल्दी बेचें। दूसरी ओर जो सरकार ने इंडिविजुअल को टैक्स रिबेट दे रखी है अपना मकान रखने के लिए, वो 1.5 लाख रुपए साल की है। आज की डेट में इवन एनसीआर रीजन में कोई भी मकान एक मैं MIG टाइप कहूंगा वो 35-40 लाख से कम का नहीं आता। अगर हम इस बेस को लेके चले तो ये जो प्रेजेंट लिमिट आपके 1.5 लाख की है ये बहुत कम है। अगर वित्त मंत्री साहब इस चीज की ओर ध्यान देते हैं और इस सेक्टर में कुछ सुधार आता है और ये लिमिट 1.5 लाख से बढ़ा के 3 लाख तक की कर दी जाती है तो मैं समझता हूं कि काफी व्यक्ति अपने मकान की ओर रुझान रखेंगे। जो भी किराए के मकान पे रह रहे हैं वो चाहेंगे कि अगर वो गैप कम हो जाता है तो क्यों ना वो अपना ही रखें। इस तरह काफी उम्मीदें बिल्डर्स एज वेल एज जो मकान खरीदने वाले इंडिविजुअल लोग हैं वो वित्त मंत्री से आशा करते हैं। जी अरुण जी, आप जुड़े हुए हैं पर्यटन के क्षेत्र से। पर्यटन एक बहुत बड़ा जरिया होता है सरकार का खजाना भरने का। पर्यटन क्षेत्र को इस बार बजट से क्या उम्मीदें हैं ताकि पर्यटन क्षेत्र को बूम मिले और सरकार के खजाना जो इस वक्त फिस्कल डेफिसिट से जूझ रहा है उसको थोड़ी सी राहत मिल सके? देखिए, पर्यटन जो है वो एक रेगुलर फीचर है। पिछले कुछ दिनों में हमारे देश में जो कहीं कहीं थोड़ी बहुत हिंसा हो गई या अभी जो बॉम्बे में हमारे देश में हुआ उसकी वजह से हमारे पर्यटन क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ। इवन हम जानते हैं कि IPL के मैचेस वगैरह साउथ अफ्रीका में शिफ्ट करने पड़े। अगर वो यहाँ पर होते तो काफी हमारे पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलता। अब आगे के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं वो दिल्ली में हो रहे हैं, उसमें बहुत से लोग यहाँ पर आएंगे और अगर पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा तो रोजगार के अवसर भी काफी बढ़ेंगे और मैं समझता हूं कि उसमें सरकार को जरूर कुछ ना कुछ बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने चाहिए। जी, श्रीराम खन्ना साहब से मेरा सवाल है। खन्ना साहब, रियल सेक्टर, पर्यटन क्षेत्र, ये सब चीजें तो हैं, लेकिन जो आम इससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी तादाद अगर हम देश में माने तो ज्यादा से ज्यादा 5% के करीब है जो इन सब चीजों को अवेल करते हैं। अगर रियल सेक्टर की हम बात करें तो महानगरों के अलावा जो छोटे शहर हैं वहां पर अभी रियल सेक्टर का उस तरह से बूम नहीं है। तो बाकी जो 95% जनता है उसकी तरफ ज्यादा ध्यान होगा, सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश करने को लेकर वित्त मंत्री का ज्यादा ध्यान होगा, या फिर बाजार, रियल सेक्टर या फिर टैक्स पेयर्स की उम्मीदों पर खरा उतरने की चुनौती ज्यादा बड़ी है उनके लिए? देखिए, वित्त मंत्री एक राजनीतिक प्राणी है और इनकी पार्टी को, UPA को जो मैंडेट पॉलिटिकल मिला है वो आम आदमी का मिला है। आम आदमी कौन है? आम आदमी वो नहीं है जो 50 लाख रुपए का मकान खरीदता है। देश में 80% से ज्यादा आम आदमी वो हैं जो एक महीने में 700 रुपये प्रति माह से कम कमाते हैं। वो आम आदमी है जी, उसका वोट इनको मिला है जी। इसी सरकार की अर्जुन सेन गुप्ता रिपोर्ट कहती है कि 77% आबादी सिर्फ 20 रुपए से भी कम में अपना गुजारा प्रतिदिन चलाने के लिए मजबूर है। और ऐसे में 650 का फिगर जो मैंने दिया 700 रुपया, जी। तो अब प्रणब दा को यह तय करना है कि जहां से ये चुन के आए हैं इनकी कॉन्स्टिट्युएंसी में कितने लोग हैं जो 50 लाख रुपए का मकान खरीदने की कवायद रखते हैं और कितने लोग हैं जो 1 कमरे का, 2 कमरे का मकान 5 या 10 लाख रुपए में खरीदना चाहेंगे और उनकी जिंदगी बन जाएगी। ये एक पॉलिटिकल चॉइस है और मुझे लगता है कि अगर इनको अगला चुनाव भी जीतना है तो इन्हें आम आदमी का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि चुन के जब ये आ जाते हैं दिल्ली में तो दिल्ली में तो सारा ही लोग हैं, ज्यादातर लोग हैं, उनकी इनकम आम आदमी से कई गुना ज्यादा है। कोई यहां तो 40-50 हजार रुपए महीने से कम जो होता है उसको नीचे देखते हैं। वो आम आदमी नहीं है दिल्ली में रहने वाला। मैं आपको साफ बता दूं, आम आदमी वो है जो गरीबी की रेखा के नीचे बैठता है, जिसने इनको वोट दिया है और जिसके लिए ये वो अपेक्षा रखते हैं कि कुछ करेंगे। तो ये ठीक है कि भाई व्यापारी कह रहा है, बिल्डर कह रहा है हम मर गए भैया, वोट तुमने तो नहीं दिया, वोट जिसने दिया है उसके लिए पहली प्रतिबद्धता है UPA की।
और यदि जी, आम तो आदमी कुल के लिए मिलाकर ये देखना होगा कि वित्त मंत्री ज्यादा राजनीतिज्ञ साबित होते हैं या फिर ज्यादा बिजनेस वाले साबित होते हैं, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। साथ ही आपसे शिक्षा के बजट पर भी बातचीत करेंगे, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं, तो इस पर आप अपनी राय रखेंगे और ज्यादा बेहतर तरीके से सामने आएगी कि किस तरह से सोशल सेक्टर के बारे में ख्याल करते हैं वित्त मंत्री। इसके अलावा अग्रवाल साहब से भी बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल एक छोटा सा विराम लेते हैं, विराम के बाद जल्द वापस लौटेंगे। तो विराम के बाद आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम प्रणव के पिटारे में। और एक बहुत अच्छी खबर है वंदना, क्योंकि अभी बजट पेश भी नहीं हुआ है, उससे पहले जो शेयर बाजार उछाल मार रहा है, लगता है कि शेयर बाजार को काफी उम्मीदें हैं प्रणव मुखर्जी से। जी बिल्कुल, काफी उम्मीदें हैं शेयर बाजार को। 105 अंकों की बढ़त शेयर बाजार में दर्ज की गई। इसके साथ साथ हम पल पल की खबर दे रहे हैं आपको बजट के बारे में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे वरिष्ठ अर्थशास्त्री श्रीराम खन्ना, साथ ही जुड़े हुए हैं ITDC के पूर्व निदेशक हमारे साथ अरुण गोविल अग्रवाल जुड़े हुए हैं। लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिजनेसमैन नवीन तिवारी और मुंबई से जुड़े हुए हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला। तो शेयर बाजार में आज क्या कुछ उछाल दर्ज किया गया है, ये जानकारी देने के लिए हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े हुए हैं संदीप शुक्ला। संदीप, बजट आने में सिर्फ कुछ ही वक्त बाकी रह गया है, शेयर बाजार ने स्वागत कर रहा है बजट का, थोड़ा उछाल दर्ज किया गया है, इस बारे में क्या ताजा अपडेट है आपके पास? देखिए, एक बात तो साफ है कि जिस तरह से BSE ने उछाल मारी है, उससे जो पॉजिटिव संकेत जो है बाजार की ओर से पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। करीब 100 पॉइंट से ऊपर जो है BSE जा चुका है, करीब 30 पॉइंट के आसपास जो है निफ्टी जो है उछाल मारा। तो ऐसे में एक पॉजिटिव संकेत माना जाए प्रणब मुखर्जी के, जिस तरह से उन्होंने बजट पेश करने की बारी है। हालांकि अमूमन बहुत कम ऐसा होता है कि बजट के दिन इस तरह की परिस्थितियां बनती है और बाजार जो है एक अलग रूप लेता है, जिसमें इतना ज्यादा उछाल मारता है। और ये उछाल ऐसा नहीं कि शुरुआती दौर में ये उछाल रहा हो, ये धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि शुरुआती दौर में जब BSE में जब ओपन हुआ है, उस समय जो है 35 से 40 पॉइंट जो है ऊपर की ओर था, और बढ़ते बढ़ते जो है वो तकरीबन वो आंकड़े जो है 100 के आसपास पहुंच गए। ऐसी स्थिति में प्रणब मुखर्जी जो आज बजट पेश करने वाले हैं, वो काफी कुछ पॉजिटिव है। मेरे साथ में बहुत खास की यहाँ पे संदीप, आपने एक बहुत खास बात की कि अमूमन ऐसा नहीं होता है कि बजट से पहले शेयर बाजार में उछाल आए। और थोड़ी देर पहले जब मेरी आपसे बात हो रही थी, तब मैंने कहा था कि लास्ट टाइम कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ाया गया था और शेयर बाजार धराशाही हो गया था। तो क्या लगता है कि इस बार जो शेयर बाजार है वो पॉजिटिव उम्मीद लेकर बैठा हुआ है कि इसकी जो मांगे हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को कम करने की और साथ ही साथ STT को हटाने की, तो काफी उम्मीदें हैं कि शायद इस बार उसकी उम्मीदें मंजूर हो जाएंगी? बिल्कुल, जैसे जिस तरह से हमने शुरुआती दौर में ही मैंने बताया कि प्रणब मुखर्जी के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती होगी कि जहां आम आदमी का ख्याल रखना होगा, उसके साथ साथ मंदी के जो दौर से गुजर रहे जो है कंपनियों का खास तौर पर ख्याल रखना होगा, और बेरोजगारों के लिए ख्याल रखना होगा। और सबसे ज्यादा जो ख्याल रखने वाली बात होगी, जो आर्थिक मंदी विश्व स्तर पर जो है आर्थिक मंदी आई है, ऐसे में BSE जो है मार्केट है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसको जो है किस तरह से संभाला जाए। मेरे साथ रमेश भोजवानी, हम उनसे बात करते हैं कि आखिर अब तक जो बढ़त आई है किन किन सेक्टर्स में आई है और किन सेक्टर्स को जो है प्रणब मुखर्जी को ज्यादा उम्मीदें हैं। रमेश भाई, हम आपसे जानना चाहते हैं किस सेक्टर में बढ़त देखी जा रही है और उम्मीदें किस सेक्टर को बहुत ज्यादा है? पब्लिक सेक्टर कंपनीज के शेयर्स में बढ़त बहुत ज्यादा देखी जा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट डाइवेस्टमेंट 100% यहाँ से आने वाले 5 साल तक कंटिन्यूस इनको ऊपर ही लेके जाएगी, और वही एक तरीका है फिस्कल डेफिसिट को ब्रिज करने का। और 5% डाइवेस्टमेंट गवर्नमेंट को 50,000 करोड़ रुपीस दे सकता है। इसके अलावा ये बजट से इकोनॉमिक सर्वे ने क्लियर ब्लूप्रिंट दिया है कि हर सेक्टर में, चाहे वो बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, रिटेल हो, रियल्टी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पावर हो, रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और रिफॉर्म्स के बाद परफॉर्म की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा हमारे जो टैक्सेशन ड्यूटीज स्ट्रक्चर्स हैं, उनको रैशनलाइज करना, और लीगल सिस्टम जुडिशरी, जहां बहुत टाइम लग रहा है कोई भी चीज़ का कंक्लूजन करने को, उनमें भी रिफॉर्म्स करने का, स्पीड अप करने का, इन शॉर्ट पेस ऑफ रिफॉर्म्स, ये मंत्रा रहेगा, अपार्ट फ्रॉम FDI इन्वेस्टमेंट एंड डाइवेस्टमेंट। बिल्कुल, तो बहुत कुछ उम्मीदें हैं, हर सेक्टर को जो है उम्मीदें हैं आज प्रणब मुखर्जी से। और खासतौर पर जिस तरह से कहा जा रहा है कि शेयर मार्केट जो है जिस तरह से उछाल मार रहा है,
वो एक पॉजिटिव संकेत के रूप में देखा जा रहा है। क्या कहेंगे, कितना पॉजिटिव है आज प्रणब मुखर्जी को लेकर बीएसपी? मार्केट का एक्सपेक्टेशन एक बिग बैंग बजट का है, जिसमें ये सारी चीजें जो अब हमने बात की वो देखने को मिलेंगी। उनके ऊपर अमल कैसे किया जाएगा वो भी रोड में बताएंगे, और ये आने वाले 5 साल इकोनॉमी के लिए, सोसाइटी के लिए। हमने सुनी कि शेयर बाजार की उम्मीदें क्या हैं, और ये जो उछाल दर्ज किया है ये खुशी का इजहार है कि बजट आने वाला है, और देखना होगा कि शेयर मार्केट के लिए क्या कुछ खास है। इसमें ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ अर्थशास्त्री श्रीराम खन्ना। खन्ना साहब, यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर STT सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को हटाने की बात हो रही है, कुल कारोबार का जो होता है 0.125 होता है, वायदा कारोबार में और भी कम होता है 0.17, जब इसकी दर इतनी कम है तो आखिर शेयर बाजार इसको हटाने की मांग क्यों कर रहा है? देखिए, जिसकी आवाज ज्यादा जोर से सुनाई देती है उसको सुन के लगता है कि और दूसरी आवाज है ही नहीं। ये जो आवाज आ रही है ये उन लोगों की आ रही है जो बड़े पैमाने पर डेली ट्रांजैक्शंस करते हैं, और इतना कम टैक्स होते हुए भी उनका जो फिगर है, क्योंकि टर्नओवर रोज खरीद बेच करते हैं डे ट्रेडर्स जो हैं, और जो इन बड़े कंपनीज खरीदती बेचती हैं उनकी वॉल्यूम ज्यादा होती है, और जो अपने अकाउंट पे खरीदते हैं उनको टैक्स देना पड़ता है तो दर्द करती है उनको। जो एक आम इन्वेस्टर है हिंदुस्तान में 1 करोड़ से के करीब इन्वेस्टर है, स्मॉल इन्वेस्टर, जो साल में 3-4 बार खरीदते हैं, 3-4 बार बेचते हैं, वो रोज खरीदते बेचते नहीं है, उनको कोई दुख नहीं है, दर्द नहीं है STT से। दर्द उनको है जो बड़े हाथी हैं। अरे इतने बड़े हाथी हैं, इतना छोटा सा टैक्स की बात करके, और वो इसको देश का इशू बना रहे हैं। मेरे हिसाब से ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अगर ये टैक्स हटेगा तो कुछ लोगों को फायदा होगा, अगर नहीं हटेगा तो किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, ऐसा मैं मानता हूं। खन्ना तो ये साहब, बहुत इशू नहीं है। जी खन्ना साहब, STT की बात तो है, आप बता रहे हैं शेयर बाजार में बहुत चंद लोग हैं जो अपने पैसे का निवेश करते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1% के करीब आबादी है जो शेयर बाजार में निवेश करती है। लेकिन जो शख्स, जो मेहमान हमारे रिपोर्टर के साथ बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज में बढ़त देखने को मिल रही है। ये बहुत ही मार्क करने वाली बात थी कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज में बढ़त देखने को मिली है इस शेयर बाजार में। और कुछ देर पहले आपसे जब बात हो रही थी, आप बता रहे थे कि सरकार डिसइन्वेस्टमेंट पर भी विचार कर सकती है, जोर दे रही है। उसकी नीतियां जो पिछले सरकार के दौरान भी हमने देखी, डिसइन्वेस्टमेंट पर लगातार उसकी बातचीत होती रही और वो उसका रुझान भी देखने को मिला। लेकिन जो पिछली बार इंटरिम बजट सरकार ने पेश किया था उसमें भी उसने साफ किया था कि 2003-2004 में जो 5,87,000 करोड़ का उसको जो CPSE मिला था वो 84% बढ़ गया 2007-8 में। तो इसका मतलब पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस लगातार ग्रोथ दर्ज कर रही हैं, और ऐसे में शेयर बाजार में भी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस में ग्रोथ दिख रहा है। आपको क्या लगता है, सरकार डिसइन्वेस्टमेंट पर इस सूरत में भी विचार कर सकती है? देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट एक बहुत आसान विकल्प है वित्त मंत्री जी के पास। टैक्स ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, खर्चे आपके बढ़ रहे हैं तो डेफिसिट तो होगा ही। वो डेफिसिट फाइनेंस कैसे करिएगा आप? या तो नोट छाप के डेफिसिट फाइनेंसिंग से, और या अपने एसेट्स को बेच के। और डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं कि आपने पूरी पब्लिक सेक्टर कंपनी प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दी। आप 20-25% भी अगर शेयर बेच देंगे मार्केट में स्मॉल इन्वेस्टर को या स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर को, तो एसेट तो कंपनी के कंट्रोल में रहेगी और वो उसकी मैनेजमेंट में या उसकी पॉलिसी मेकिंग में थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट कर पाएगा। जो अभी मित्र बता रहे थे बॉम्बे से, वो ये बता रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज के शेयर्स में उछाल दिखाई दे रहा है। ये क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये शेयर बाजार जो है ये उम्मीद का बाजार है। उम्मीद है कि कमाई होगी तो खरीद शुरू हो जाएगी, और खरीद शुरू होगी तो रेट बढ़ेगा। और ये उम्मीद की जा रही है कि जब डिसइन्वेस्टमेंट होगा, जितने भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं और जो खासकर जिनका जो फ्लोटिंग स्टॉक है वो कम है, उनके पास हिडन रिजर्व्स हैं। मेरे मित्र बैठे हुए हैं, ITDC में रहे होंगे, इनकी किताबों पे तो कैपिटल एसेट बहुत कम है, परंतु जब इसको बाजार में आप फ्लोट करेंगे तो उसमें हिडन रिजर्व्स हैं। 100 करोड़ की चीज 10 करोड़ की दिखाई दे रही है बैलेंस शीट के ऊपर। तो जब जो लोग अकलमंद हैं बाजार में, जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस पॉलिसी चेंज से जब डिसइन्वेस्टमेंट होगी तो इतने रुपए का शेयर इतने का हो जाएगा, इसलिए उस उम्मीद में वो खरीद रहे हैं। तो वो बाजार देखता है कल की तरफ, और कल की तरफ देख के वो ये मान रहे हैं कि
फाइनेंस मिनिस्टर 11 बजे डिसइन्वेस्टमेंट अनाउंस करेंगे। उसके कारण से पब्लिक सेक्टर कंपनीज के शेयर बाजार में आएंगे, उनमें प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है। कई पब्लिक सेक्टर कंपनीज को मंदी का कोई असर नहीं पड़ा है और इस कारण से जो आज की उनकी कीमत है शेयर की वो बढ़ेगी, इसलिए वो कह रहे हैं और वो सब मैं उनसे एग्री भी करता हूं। श्रीराम साहब, आपने ये कहा कि एक उम्मीद का बाजार है, इसीलिए शेयर बाजार को कहते हैं कि एक शो विंडो की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जो विदेशी निवेश है उसको बढ़ावा दिया जा सके। जो FIIs, यहाँ पर FIIs की बात करना चाहूँ क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है अगर हम शेयर बाजार की बात करें। इस वक्त हम देख रहे हैं कि भारी खरीदारी जो कुछ हो रही है वो FIIs के ऊपर हो रही है। जो हमारा शेयर बाजार है वो FIIs के कंधों पर ऊपर चढ़ रहा है। क्या आपको लगता है कि थोड़ा रिस्की हो सकता है ये हमारे देश के लिए? देखिए, FII क्या है? अमेरिका और यूरोप में जब वो पैसा सेव करते हैं, बैंक में डालते हैं तो 2-3% इंटरेस्ट मिलता है उनको। अगर कहीं और इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5-6 में बड़े खुश हो जाते हैं। हमारे यहां उनको मिल रहा है 15%, 20% रिटर्न। तो वो अपने फायदे के लिए पैसा लाके इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनको लग रहा है इंडिया और चाइना आज की तारीख में दुनिया में केवल 2 ग्रोइंग मार्केट्स हैं, बाकी सब जगह मंदी छाई हुई है। तो जो चाइना जाना चाहते हैं वो चाइना जा रहे हैं, जो इंडिया आना चाहते हैं वो इंडिया आ रहे हैं। और जब तक हमारी ग्रोथ स्टोरी चलेगी उनका पैसा आएगा और जिस दिन लगेगा कि भैया मंदी शुरू हो गई या और तेज हो रही है तो पैसा निकाल लेंगे। तो इसलिए हमें ये उनको दोष नहीं देना चाहिए कि भाई कल वो पैसा ले जाएंगे। अरे वो जरूर ले जाएंगे, उनको फायदा जारी रहेगी। बाजार और पब्लिक सेक्टर कंपनीज में किस तरह के विरोधाभास देखने को मिला है या फिर समानता देखने को मिल रही है, इस पर हम बातचीत करेंगे। खन्ना साहब ने अभी कहा कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज मुनाफा कमा रही है, उस पर मंदी का असर नहीं है, कहते हैं उस पर मंदी का असर नहीं है। अगर मंदी का असर नहीं है इसीलिए लोग उसमें निवेश कर रहे हैं और उसके शेयर खरीद रहे हैं। इस पर हम बातचीत करेंगे कि फिर डिसइन्वेस्टमेंट की जरूरत ही क्या है, इस पर हम बातचीत करेंगे। खन्ना साहब, एक छोटे से विराम के बाद लौटते हैं और इसके बारे में बात करेंगे कि आखिर पब्लिक सेक्टर कंपनीज के डिसइन्वेस्टमेंट की जरूरत है भी या नहीं है। तो आज सबकी नजर टिकी हुई है प्रणव के पिटारे पर कि आज जो बजट पेश होने वाला है उसमें किस किस के लिए क्या क्या खास है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ अर्थशास्त्री श्रीराम खन्ना और साथ ही जुड़े हुए हैं ITDC के पूर्व निदेशक अरुण गोविल अग्रवाल और इसके साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हमारे रिपोर्टर मुंबई से संदीप शुक्ला और साथ ही हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं बिजनेस सेक्टर की उम्मीदें बताने के लिए नवीन तिवारी। तो उससे पहले आपको बता दें कि वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी संसद भवन पहुंच चुके हैं जहां वो अब से कुछ ही देर बाद बजट पेश करेंगे। इस बजट में सभी के लिए कुछ कुछ खास है क्योंकि सभी सेक्टर की अपनी अपनी उम्मीदें हैं। जहां बजट ठीक 11 बजे नई सरकार का अपना पहला आम बजट प्रणब मुखर्जी पेश करेंगे। बजट पेश करने से पहले प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट के साथ अहम बैठक कर रहे हैं। आम लोगों की आस प्रणब मुखर्जी से जुड़ी हुई है कि वो कितनी दयादिली दिखाते हैं। उम्मीद की जा रही है कि अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरपरस्ती में वित्त मंत्री लोगों को निराश नहीं करेंगे, लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि आर्थिक मंदी की जमीनी हकीकत से निपटने के लिए सरकार कुछ कड़े कदम भी उठा सकती है। दादा की वित्तीय मदद देने के साथ साथ सरकारी खजाना भी भरना है। ऐसे में जाहिर है कि कुछ सेक्टरों पर सख्ती होगी तो कुछ पर नरमी बरती जाएगी। इनकम टैक्स में थोड़ी राहत मिल सकती है। आर्थिक मंदी से लड़ने के लिए भी राहत पैकेज का ऐलान हो सकता है। बिल्डरों पर, बैंकों पर भी दादा मेहरबान हो सकते हैं और साथ ही मानसून की धूप छांव दादा को परेशान कर सकती है। और जैसा कि वंदना ने अभी बताया, लखनऊ से हमारे साथ बिजनेस जगत की उम्मीदों के बारे में बातचीत करने के लिए नवीन तिवारी जी हैं। नवीन जी, आप लोगों की क्या उम्मीदें हैं? आप किस सेक्टर से सबसे ज्यादा उम्मीद लगाए हुए हैं प्रणब मुखर्जी से? नहीं, हमारी उम्मीद तो सबसे ज्यादा ये है कि करों में कटौती होनी चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों ही टैक्स में कमी होनी चाहिए और इनकम टैक्स में कमी होनी चाहिए। क्योंकि जैसे हमारा शास्त्र भी ये कहता है कि राजा को कर वसूलना चाहिए, ये उसका धर्म है, और प्रजा को कर देना चाहिए, ये उसका धर्म है। लेकिन राजा को कर वैसे ही वसूलना चाहिए जैसे एक मधुप एक पुष्प पे बैठता है भंवरा और उससे रस लेता है, उसको बिना नष्ट किए हुए और बिना कष्ट दिए हुए। तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारी सरकारें इस काफ़ी सिद्धस्त हो गई हैं कर वसूलने में कि आदमी को पता भी नहीं चलता है कि उसकी जेब से कितना पैसा निकाल लिया गया
कर के रूप में, तो कष्ट उसको उस समय नहीं होता, बाद में होता है, लेकिन वो नष्ट होने की कगार पे पहुंच जाता है, इतना उससे कर वसूला जाता है। नवीन जी, बात असल में ये है कि जिस तरह से सरकार राजस्व घाटे में चल रही है, पूरे विकास का काम देखना है, मंदी का दौर है, ऐसे में अगर कर वसूली नहीं करेगी सरकार तो राजस्व घाटा और पूरे देश का प्लान है उसे कैसे चलाएगी आगे? नहीं, कर वसूली नहीं करने की बात मैंने नहीं कही, ये किसी एक्सट्रीम की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ पर कर की दर एक ज़माने में मुझे याद है इनकम टैक्स की कर की दर इतनी ज़्यादा थी कि 10 लाख रुपए की इनकम के ऊपर 9 लाख से ज़्यादा कर लिया जाता था। तो किसी भी आदमी को 10 लाख रुपए की जो जिसकी आमदनी होगी उसको 9 लाख रुपए कर देने में बहुत कष्ट होगा, और वो ज़्यादा दिन 10 लाख की आमदनी बरकरार भी नहीं रख पाएगा, क्योंकि उसको प्लाउ बैक करना होता है, बिजनेस में पैसा लगाना होता है, और बहुत सी कारण है उसके। मैं तो एक मूल बात ये कह रहा हूँ कि कर कितना वसूलना है और फिर किस चीज पे कितना कर वसूलना है। सर्विस टैक्स का नेट सर्विस टैक्स जैसे की शुरुआत की गई तो शुरुआत में सर्विस टैक्स बहुत कम था, उसकी दर बहुत कम थी, और जैसे जैसे उसका वो बढ़ता गया, दायरा बढ़ता गया, वैसे वैसे कर की दर भी बढ़ती गई। ये बात हमारे एक आम आदमी की समझ के परे है कि जितना आपका नेट बढ़ रहा है जितनी आपका दायरा बढ़ रहा है कर का, उतने ही आप उसकी दर बढ़ा रहे हैं। इसका क्या कारण है? और राजस्व में घाटा तो और बहुत सी वजहों से है, उसमें गवर्नेंस के बहुत से इश्यूज हैं, आप कहाँ पैसा खर्च कर रहे हैं, कहाँ बर्बाद कर रहे हैं, इन सब चीजों को देखना बहुत राजस्व की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे बिजनेस सेक्टर की, उसकी उम्मीदों की। नवीन जी, अगर हम बात करें, इस वक्त मंदी का माहौल है, डिमांड काफी बढ़ गई है, डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप लगातार बढ़ता जा रहा है, सरकार तमाम उपाय कर रही है कि डोमेस्टिक डिमांड बढ़ सके, लेकिन लगातार कमी दर्ज की जा रही है। सबसे ज्यादा मार अगर मंदी की किसी पे पड़ी है तो वो पड़ी है बिजनेस सेक्टर पे। क्या आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि उत्पाद शुल्क में सरकार कुछ कमी करे ताकि जो प्रोडक्ट्स हैं वो सस्ते और उनकी मांग बढ़ जाए? बिल्कुल करनी चाहिए। उत्पाद शुल्क अभी भी बहुत ज्यादा है, उसमें कमी होनी चाहिए। उसमें एक और पक्ष भी है जिसपे हम लोग चर्चा कम करते हैं, और आज तो आप दिन भर इस पर चर्चा करेंगे। मुझे लगता है कि एक बहुत गंभीर पक्ष है जिसपे सबसे कम चर्चा होती है जब हम टैक्स की बात करते हैं। जितना इस बात पे क्यों नहीं ध्यान देते अर्थशास्त्री हमारे और सरकार में जो लोग बैठे हैं भी, कि जितनी ज्यादा कर जितना ज्यादा वसूला जाएगा, जितनी ज्यादा कर की देयता प्रतिशत होगी, उतना ही ज्यादा उसको चुराने की भी टेम्पटेशन जिसे हम कहते हैं वो बढ़ जाएगा। तो कितनी कर की चोरी कितनी हो रही है, उससे भी सरकार का इतना नुकसान होता है राजस्व का, उसकी ओर ध्यान नहीं। सरकार को ये सोचना चाहिए कि कर इतना इस तरह से सम्यक कर ले वो कि वो आदमी खुद स्वयं कर देने के लिए इच्छुक हो और वो कर देने में गर्व महसूस करे, न कि उसको चुराने में। क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आधा देश जो है वो चोरों का हो गया है जो कर की चोरी कर रहे हैं, आधा देश जो है वो भिखारियों का हो गया है। जैसे सोशल सेक्टर में सरकार पैसा लगा रही है, वो कह रही है तुमको मुफ्त में हम अनाज कम पैसे में देंगे, तुमको मुफ्त में बिजली देंगे, तुम्हारे कर्ज माफ कर देंगे। तो एक अजीब सी परिस्थिति है। मुझे तो ये परिस्थिति अच्छी नहीं लगती कि जिसमें एक आम आदमी इस देश का नागरिक होने में गर्व न महसूस करे, उसके मन में हमेशा एक चोर बैठा रहे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अरुण गोपाल अग्रवाल जी, नवीन जी, आपके सवालों का जवाब मैं लेना चाहूंगी अरुण गोपाल अग्रवाल साहब से, जो कि पूर्व निदेशक हैं आईटीडीसी के। अग्रवाल साहब, एक उद्योगपति की, एक बिजनेसमैन की चिंताएं आप सुन रहे हैं, क्या इस बजट में ये चिंताएं दूर होने की उम्मीद है? देखिए, हर एक बिजनेसमैन ये उम्मीद लगाए बैठा है कि वित्त मंत्री कुछ ना कुछ ख्याल उसके बिजनेस का करेंगे। जो बिजनेसमैन को सबसे बड़ी चीज परेशान कर रही है, एक तो एफबीटी है, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स की, क्योंकि फ्रिंज बेनिफिट टैक्स में क्या है कि बहुत ज्यादा काम कैलकुलेशंस का और एस्टिमेटेड एक चीज पर एक कर लगा दिया जाता है जो उन पर लगभग 6% का भार पड़ता है। तो दो बातें हैं, एक तो है करों का सरलीकरण करना और दूसरा है उनको राहत देना। तो सरलीकरण की प्रक्रिया में बिजनेसमैन के ऊपर जैसे सेस है, सर्विस टैक्स है, इस तरह के बहुत सारे कैलकुलेशंस ऐसे हैं जो छोटे और मझोले बिजनेसमैन हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जहां तक सवाल है टैक्स का, तो मुझे नहीं लगता कि प्रणव दा इसमें कुछ बहुत बड़ा बदलाव कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो बजट है इस साल का वो लगभग 10 लाख करोड़ का होने जा रहा है। हर एक व्यक्ति को उम्मीद है कि वो कुछ ना कुछ राहत पाएगा। तो इतना बड़ा पैसा कहां से आएगा, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर हर एक को इतनी राहत दे देंगे, जबकि पिछला बजट जो था वो लगभग 7 और 8 लाख करोड़ के बीच का था,
तो इस बार संसाधन भी जुटाने की जरूरत पड़ेगी, लगभग 2 लाख करोड़ की। और हर एक आदमी की जो उम्मीद है उसमें खर्चे की जो इच्छा, जो खर्चे की शक्ति है वो ज्यादा होगी। इतनी ज्यादा खर्चा उस मद में खर्च करना पड़ेगा। इसी प्रकार हम देख रहे हैं जो समाज सुधार के कार्य हैं, जैसे जो है 100 दिन के एम्प्लॉयमेंट की योजना है, उसमें ज्यादा बड़ा एरिया लिया जा रहा है। प्लस पिछली बार जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर था वो लगभग 5,50,000 करोड़ के करीब था। हर एक आज जो हमारा सोशल रिक्वायरमेंट है वो 5,50,000 करोड़ से बढ़ रही है, घट नहीं रही है। तो इस प्रकार जो वित्त मंत्री के ऊपर स्ट्रेन्स हैं वो भी कम नहीं है। लेकिन काफी उम्मीद की जा रही है कि सब हेड्स को वित्त मंत्री जो है कुछ ना कुछ देंगे। और हर एक को उम्मीद करनी चाहिए कि जिस प्रकार हम सबने यूपीए गवर्नमेंट को चुना है और उनसे अपेक्षाएं की हैं, उन अपेक्षाओं में अगर पूरी नहीं तो कुछ जरूर अवश्य पूरी हो। काफी उम्मीद की जा रही है कि सब हेड्स को वित्त मंत्री जो है कुछ ना कुछ देंगे। और हर एक को उम्मीद करनी चाहिए कि जिस प्रकार हम सबने यूपीए गवर्नमेंट को चुना है और उनसे अपेक्षाएं की हैं, उन अपेक्षाओं में अगर पूरी नहीं तो कुछ जरूर अवश्य पूरी होंगी। जी, तो कुल मिलाकर 10 लाख करोड़ का बजट होने जा रहा है इस बार। सभी की उम्मीदें हैं, कुछ उम्मीदें पूरी होंगी, हो सकता है कुछ उम्मीदें आगे के बजट में पूरी हो सके। थोड़ा निराश करने वाला था, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद जिनकी इनकम काफी बढ़ गई है, वो आयकर में छूट की उम्मीद लेकिन वंदना, यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार को सोशल सेक्टर का भी ख्याल रखना है। सरकार 2 महत्वपूर्ण बिल ले आने जा रही है इस बजट सेशन में। एक है राइट टू एजुकेशन बिल और दूसरा है राइट टू फूड। ये अगर बिल ले आएगी तो बहुत बड़े पैमाने पर उसको सोशल सेक्टर के लिए खर्च देना है और इसके लिए बजट कहां से आएगा, और राजस्व की भी चिंता है। इसलिए जरूरी ये है कि सबको बैलेंस करके चला जाए। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा विराम और विराम के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी राहुल देव जी। इसके अलावा हमारे सारे मेहमान, हमारे सारे विशेषज्ञ बने हुए हैं हमारे साथ।